नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और बिंदुसार जैसे महान सम्राट के पश्चात जो है मौर्य सम्राट के महान सिंहासन पर कौन-कौन विराजमान हुए, किन-किन शासकों ने इस पर जो है शासन किया और कौन-कौन सी मौर्य वंशावलियां थी, इस चीज के बारे में हम आज के इस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ। माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो टाइम को जाया ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन शो हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। तो परवर्ती मौर्य शासकों का जो जीवन था वह अंधकारपूर्ण था। अंधकारपूर्ण जो वर्ड है हमने इसलिए इसके लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में हमें डिटेल में कहीं पे भी जानकारी नहीं मिलती कि उनका शासन प्रबंध किस प्रकार का था, कौन कौन से जो शासक थे उन्होंने उनके समाज की व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, तो हमें डिटेल में जो है कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हमने जो है परवर्ती मौर्य शासक जो थे उनके लिए अंधकार शब्द का इस्तेमाल किया है। उनके जो है बारे में हमें खास जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी कुछ जो ग्रंथ हैं उनसे हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो परवर्ती मौर्य शासक थे उनका जो जीवन है वह अंधकारपूर्ण था। जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण बोध और जो जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ, तो इनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो परवर्ती मौर्य शासक थे, तो जो इन तीनों ग्रंथों से हमें जो जानकारी मिलती है वो बिल्कुल एक दूसरे के उलट है, एक दूसरे के बिल्कुल ही ऑपोजिट है। ठीक है, इसके पश्चात जो है जो परवर्ती मौर्य शासक है, ऐसा माना जाता है कि पुराणों में बताया गया है कि जो अशोक था, उसके पश्चात 9 या 10 राजाओं ने ही मौर्य वंश के सिंहासन पर राज्य किया। ठीक है, और जो सम्राट अशोक है, अशोक के लघु स्तंभ लेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि तो अशोक का जो लघु स्तंभ लेख है उसमें तीव्र जो कि अशोक का पुत्र बताया गया है। ठीक है, कि अशोक के बाद जो है गद्दी पर बैठा, लेकिन सिर्फ जो तीव्र है अन्य ग्रंथों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है उसके जीवन काल के समय ही उसके पुत्र यानी तीव्र की मृत्यु हो चुकी थी। ठीक है, इसके अलावा कलहन जो एक लेखक है, ठीक है, कलहन तथा तारान जो लेखक हैं, इनके अकॉर्डिंग क्या है, इनके जो ग्रंथ हैं उनसे भी हमें यही जानकारी मिलती है कि जो अशोक है उनके पुत्र के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन इन दोनों ही ग्रंथों में जो जानकारी मिलती है वो एक दूसरे के बिल्कुल उलट है, ऑपोजिट है। तो इसीलिए कंफर्मेशन पूरी तरह से हम कंफर्म नहीं बता सकते कि मतलब जो मौर्य वंशावली है, ठीक है, उनमें क्रमवार किस प्रकार से कौन कौन से शासकों ने निवास किया था। लेकिन फिर भी जो हमें इतिहास के अकॉर्डिंग या जो जैन ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है या फिर जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इनसे जो डिटेल मिलती है उसके अकॉर्डिंग हम जो है आपको इस चीज की जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। जो परवर्ती मौर्य शासक है इनका जो जीवन था वह अंधकारपूर्ण था।
ठीक है, मतलब उनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती, वह कब जन्म हुआ था, कौन-कौन से शासकों ने निवास किया था, किस प्रकार से मतलब उनका शासन प्रबंध था, ठीक है, और उन्हें क्या-क्या कार्य किए थे। तो मतलब इस चीज़ के बारे में या उनके जीवन काल के समय में महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती, इसीलिए उनके जीवन को अंधकारपूर्ण कहा गया है, ठीक है। तो बौद्ध जो ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनके अकॉर्डिंग जो है हमें जो भी जानकारी मिलती है परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में, ठीक है, उसके बेस पे जो है हम जो है इस इनकी जो भी हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में बताने वाले हैं। और जो पुराण हैं, पुराणों के अकॉर्डिंग जो है अशोक, ऐसा माना जाता है कि पुराणों में बताया गया है कि अशोक के बाद ये 9 या 10 राजाओं ने जो है मौर्य वंश के सिंहासन पर राज्य किया था। ठीक है, अशोक के जो लघु स्तंभ लेख है, अशोक का एक लेख है लघु स्तंभ लेख, उसके अकॉर्डिंग जो है अशोक का जो पुत्र है तीव्र, ठीक है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन जो कल्हण और ताराण का जो लेखक हैं, इनके जो ग्रंथ हैं उनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि मतलब इन दोनों के जो ग्रंथ हैं इनसे हमें विरोधी विचार मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, मतलब इन दोनों के विचार जो है नहीं मिलते, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो अशोक है उसका जो ये पुत्र है तीव्र, ठीक है, तो इसकी मृत्यु शायद अशोक के जीवन काल के समय में हो चुकी थी, क्योंकि इसका जिक्र कहीं और हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किन किन मौर्य जो है शासकों के बारे में आगे हमें जानकारी मिलती है, वो भी अलग-अलग ग्रंथों से। अलग-अलग ग्रंथों से हमें जो है कौन-कौन से मौर्य शासकों के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से उन्होंने राज्य किया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं परवर्ती मौर्य सम्राट 236 184 ईसा पूर्व, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं पुराणों के अनुसार, पुराणों के अनुसार और दिव्यावदान, दिव्यावदान के अनुसार। तो जो दिव्यावदान है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो दिव्यावदान है वो एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ। तो बौद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो है किन किन शासकों ने जो है मौर्य सम्राट के जो सिंहासन पर राज्य किया था, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर लिख दूंगी। और यहाँ पर हम लिखेंगे पुराणों के अकॉर्डिंग जो हिंदू धर्म है उनमें जो है 18 पुराण है, शिव पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप्स के पुराण हैं। तो ये पुराणों के अकॉर्डिंग जो है किन किन शासकों ने जो है मौर्य सम्राट के जो सिंहासन है उस पर राज्य किया था। कुणाल, बंधु पालित, बंधु पालित, जो बंधु पालित है वह कुणाल का पुत्र है, कुणाल का पुत्र। इंद्रपालित, इंद्रपालित, जो इंद्रपालित है यह बंधु पालित का क्या है, भाई, बंधु पालित का भाई, ठीक है। उसके बाद है दशोन, दशोन, जो दशोन है ये कौन है, बंधु पालित का पुत्र, बंधु पालित का पुत्र। दशरथ संप्रति शाली शुक देवधर्मन, देवधर्मन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दशरथ है, दशरथ यह अशोक का पुत्र था, अशोक का पुत्र, ठीक है। और जो संप्रति है वह दशरथ का पुत्र था, दशरथ का पुत्र। नेक्स्ट 9 नंबर पे है शतधनुष देवधर्मन का पुत्र,
और लास्ट 10 पे है बृहद्रथ। बृहद्रथ, ठीक है। इस अकॉर्डिंग ये तो हो गया पुराणों के अनुसार जो है किन किन शासकों ने निवास किया था। सबसे पहले जो है कुणाल जो शासक है, इसने जो है मौर्य सम्राट की जो है गद्दी पे मतलब सिंहासन पे इन्होंने राज्य किया, ठीक है। उसके बाद है बंधुपालित। बंधुपालित कौन है? जो कि कुणाल का पुत्र है, ठीक है। कुणाल का पुत्र बंधुपालित है, जिसने मौर्य सम्राट के सिंहासन पे कुणाल के पश्चात जो है राज्य किया। उसके बाद जो है बंधुपालित के पश्चात इंद्रपालित गद्दी पे बैठा। जो इंद्रपालित है वह कौन है? इंद्रपालित जो बंधुपालित है उसका भाई है, ठीक है। यानी कुणाल है, उसके दो पुत्र हैं, एक तो बंधुपालित, एक है इंद्रपालित। पहले तो जो बंधुपालित है वो गद्दी पे बैठा, उसके पश्चात उसका भाई जो है इंद्रपालित वह गद्दी पे बैठा, ठीक है। उसके बाद है दशोन। दशोन गद्दी पे बैठा। दशोन कौन है? बंधुपालित का पुत्र है, ठीक है। फिर वह गद्दी पे बैठा। इसके पश्चात जो है दशरथ। दशरथ गद्दी पे बैठा। दशरथ कौन है? अशोक का पुत्र, ठीक है। इसके पश्चात जो संप्रति है वह गद्दी पे बैठा था। संप्रति कौन है? वो भी दशरथ का ही पुत्र है, ठीक है, दशरथ का पुत्र। फिर शालीशुक बैठा, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। देवधर्मन, फिर शालीशुक के पश्चात देवधर्मन जो है गद्दी पे बैठा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है हमें। उसके पश्चात है जो है शतधनुष गद्दी पे बैठा। शतधनुष कौन है? देवधर्मन का पुत्र, ठीक है। तो शतधनुष के पश्चात जो है गद्दी पे बैठा था बृहद्रथ, ठीक है। तो ये है पुराणों के अनुसार कि मौर्य शासकों जो मौर्य शासक हैं उनके पश्चात जो है कौन कौन गद्दी पे जो है मौर्य सम्राट की गद्दी पे बैठा। इसके पश्चात तो अब हम बात करने वाले हैं दिव्य वदान के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, कि कौन कौन से शासकों ने निवास किया था। सबसे पहले है कुणाल। कुणाल, संपदी, कुणाल संपदी और बृहस्पति, वृषसेन, वृषसेन, पुष्यधर्मन, पुष्यधर्मन और पुष्यमित्र। तो जो दिव्य वदान है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 6 ही शासकों के नाम जो हैं दिव्य वदान जो है ग्रंथ उसमें बताए गए हैं। जो कुणाल है पहले वह गद्दी पे बैठा, इसके पश्चात जो कुणाल का पुत्र है संपदी, ठीक है, कुणाल का पुत्र गद्दी पे बैठा, ठीक है। इसके पश्चात बृहस्पति। बृहस्पति भी कौन है? कुणाल का पुत्र है, यानी कुणाल के 2 पुत्र हैं, ठीक है। पहले संपत्ति गद्दी पे बैठा, उसके पश्चात जो बृहस्पति गद्दी पे बैठा। उसके बाद है वृषसेन। वृषसेन कौन है? बृहस्पति का पुत्र, बृहस्पति का पुत्र, ठीक है। पुष्यधर्मन। जो पुष्यधर्मन है वह कौन है? वृषसेन का पुत्र, वृषसेन का पुत्र। इसके पश्चात जो पुष्यमित्र है, पुष्यमित्र कौन है? पुष्यधर्मन का पुत्र, पुष्यधर्मन का पुत्र, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट है शासक कुणाल, यहाँ पे भी कुणाल सेम मैच हो रहा है। यहाँ पे लिखा है संपदी जो कि कुणाल का पुत्र है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुणाल का पुत्र है, यहाँ पर संपदी और बृहस्पति का नाम बताया गया है। कुणाल के 2 पुत्र हैं, संपदी और बृहस्पति, लेकिन यहाँ पे कुणाल का पुत्र जो है उसका नाम जो चेंज है बंधुपालित है, ठीक है। और जो बृहस्पति है वो भी कुणाल का पुत्र है, लेकिन इसमें सिर्फ जो है एक ही पुत्र का जिक्र किया गया है। उसके बाद है वृषसेन। वृषसेन नामक यहाँ पर कोई भी शासक नहीं है, यानी कि मेरे कहने का मतलब यही है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अलग अलग ग्रंथ हैं उनमें जो परवर्ती मौर्य शासक हैं उनके बारे में एक दूसरे के ऑपोजिट जो है बात बताई गई है। एक दूसरे के जो है मतलब इन दोनों ग्रंथों में जो भी हमें परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में बताया गया है वो मैच नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए जो है इन दोनों ग्रंथों में जो भी जो है हमें बताया गया है परवर्ती मौर्य शासकों के बारे में वो कहीं पे भी मैच नहीं होता, मतलब दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी हैं, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट है, ठीक है। तो आगे हम बात करने वाले हैं मौर्य वंशावलियों के बारे में। तो मौर्यों की वंशावलियों के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे बैठा।
चंद्रगुप्त जो मौर्य है यह मौर्य वंश का संस्थापक है। मौर्य वंश का संस्थापक। मौर्य वंश की शुरुआत जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ठीक है, तो इसीलिए जो चंद्रगुप्त मौर्य है यह मौर्य वंश का संस्थापक है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात गद्दी पे बैठे था बिंदुसार। बिंदुसार। बिंदुसार के 3 पुत्र थे, सुसीम, अशोक और टिस। तो बिंदुसार के पश्चात जो है अशोक गद्दी पे बैठा। ठीक है, तो राजा महाराजा के टाइम पे यही हुआ करता था कि जो भाई होते थे पिता की मृत्यु के पश्चात जो सबसे ताकतवर, ठीक है, बहादुर भाई होता था, या तो वह युद्ध करके मतलब जो सिंहासन प्राप्त करता था, या फिर जो है अगर उसका फादर जो है अपने जीते जी मतलब अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, ठीक है, अपने किसी भी पुत्र को जो काबिल होता था, ठीक है, तो वह गद्दी पे बैठता था। इसी तो अशोक है, ठीक है, तो माना जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों का कत्ल करके गद्दी पे बैठा था। तो इससे रिलेटेड आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपको इसके बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो जो अशोक है, अशोक के पश्चात गद्दी पे बैठा था। तो अशोक के भी 4 पुत्र थे, तीव्र, महेंद्र, कुणाल और जालोग। अशोक के पश्चात जो कुणाल है वह गद्दी पे बैठा। कुणाल के पश्चात दशरथ गद्दी पे बैठा। दशरथ के पश्चात संप्रति, संप्रति के पश्चात शालीशुक गद्दी पे बैठा। ठीक है, संप्रति के 2 पुत्र थे, शालीशुक और देववर्मा। देववर्मा, ठीक है, तो सबसे पहले जो है संप्रति के पश्चात जो है शालीशुक गद्दी पे बैठा। इसके पश्चात शालीशुक के पश्चात इसका भाई देववर्मा जो है गद्दी पे बैठा है। मैंने 1 और 2 इसीलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि संप्रति के पश्चात पहले शालीशुक बैठा है और उसके बाद जो है देववर्मा, शालीशुक के पश्चात सेकंड नंबर पे देववर्मा बैठा है। ठीक है, इसके बाद जो है शतधनुष, देववर्मा के पश्चात शतधनुष गद्दी पे बैठा और शतधनुष के पश्चात जो है बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ गद्दी पे बैठा। ठीक है, अब हम फुल डिटेल पढ़ेंगे इनके बारे में। तो ये तो था मतलब जो मौर्यों की वंशावली है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने राज्य किया था 321 से 298 ईसा पूर्व। ठीक है, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसका जो शासन टाइम पीरियड है, ठीक है, शासनकाल है 321 से लेके 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने राज्य किया। इसके पश्चात जो बिंदुसार है, ठीक है, इसने 298 से लेके 272 ईसा पूर्व, 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया। ठीक है, इसके पश्चात जो अशोक है, अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। तो जो कुणाल है, कुणाल ने 232 से लेके 224 ईसा पूर्व तक राज्य किया और जो दशरथ है उसने 224 से 216 ईसा पूर्व तक राज्य किया। जो संप्रति है इसने 216 से 207 ईसा पूर्व तक राज्य किया। जो शालीशुक है इसने
207 से 206 ईसा पूर्व तक राज्य किया। ठीक है, जो देववर्मा है इसने 206 से 199 ईसा पूर्व तक राज्य किया। और जो शतधनुष है इसने 199 से 191 ईसा पूर्व तक राज्य किया। और जो बृहद्रथ है इसने 191 से 187 ईसा पूर्व तक राज्य किया। ठीक है, इस प्रकार से इनका जो टाइम पीरियड है ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने इतने साल तक राज्य किया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसने 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक जो है राज्य किया। जो बिंदुसार है इसने 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अशोक ने 269 से 232 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अशोक के पश्चात उसका जो पुत्र है कुणाल वह गद्दी पे बैठा। कुणाल जो है उसने 232 से 224 ईसा पूर्व तक जो है राज्य किया था। जो दशरथ है जो अशोक का पुत्र है, ठीक है, तो जो कुणाल के पश्चात दशरथ ने राज्य किया। दशरथ का ने 224 से लेकर 216 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। जो संप्रति है इसने 216 से लेकर 207 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसके संप्रति के पश्चात शालीचुक गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो शालीचुक ने 207 से 206 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। देववर्मा ने 206 से 199 ईसा पूर्व तक राज्य किया। जो शतधनुष है इसने 199 से 191 ईसा पूर्व तक राज्य किया। और बृहद्रथ ने 191 से 187 ईसा पूर्व तक जो है राज्य किया था। ठीक है, तो अशोक की मृत्यु के पश्चात जो है मौर्य साम्राज्य का विघटन धीरे धीरे आरंभ हो गया था। मौर्य साम्राज्य पतन की तरफ जा रहा था। तो चलिए जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या क्या कारण थे, और ये भी जानते हैं साथ में किस किस विद्वान ने अपने अपने मत के अनुसार जो है मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण बताए हैं। ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य के विघटन के कारण एक तरफ हम लिखते हैं विद्वानों के नाम जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने मत दिए हैं मौर्य साम्राज्य के विघटन के, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं उनके विचार या फिर मत। ठीक है, या फिर हम कारण भी लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या रीजन बताए हैं मौर्य साम्राज्य के विघटन के। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे है हरप्रसाद शास्त्री। जो हरप्रसाद शास्त्री है इन्होंने जो है अशोक यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो कारण है वह बताया है ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। नंबर 2 पे है हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के पतन का हमें कारण बताया है सम्राट अशोक की अहिंसा की नीति। अहिंसा की नीति और दमनकारी नीति। दमनकारी नीति। प्रोफेसर रोमिला थापर ने अशोक जो साम्राज्य है यानी मौर्य साम्राज्य है इसके विघटन का कारण क्या बताया है? अति केंद्रीकृत शासन। नंबर 4 पे है डी कौशाम्बी। वित्तीय संकट। निहार रंजन राय विदेशी विचारों को अपनाना।
इसके अलावा दो और भी रीजन है, ठीक है, जो माने जाते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान ना देना, ठीक है। और एक रीजन ये भी बताया गया है, योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। ठीक है, तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जो मतलब अलग अलग विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने मत के अकॉर्डिंग जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि जो मौर्य साम्राज्य है उनके विघटन का कारण ये था। सबसे पहले है हरप्रसाद शास्त्री जी। इनका मानना है कि जो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया है यह मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण है। क्यों? क्योंकि उस समय में जो सम्राट अशोक था या और भी जो अन्य मौर्य सम्राट थे, ठीक है, उनकी जो वह बौद्ध धर्म की तरफ ज्यादा ही मतलब लगाव रखते थे, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देते थे, या बौद्ध धर्म के उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए भी जो है अन्य स्थानों पर अपने जो है अधिकारियों को नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसीलिए जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इस चीज की गहरी प्रतिक्रिया जताई थी। ठीक है, तो एक रीजन जो है ये भी माना जाता है। उसके बाद है जो हेमचंद्र राय चौधरी हैं, उन्होंने कहा है कि अहिंसा की नीति जो अशोक है, सम्राट अशोक, उन्होंने अपने शासनकाल में अहिंसा की नीति अपनाई। उन्होंने जो है जो सेना थी, जो सम्राट अशोक था, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में अहिंसा की नीति अपनाई। उन्होंने अपने शासनकाल में जो कलिंग का युद्ध था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके कारण जो अशोक है उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने सोचा कि जो एक राजा है उसका कर्तव्य केवल किसी भूमि पर जो है जीत प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने देश के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए कार्य करना है और अपने समाज में, अपने देश में जो है शांति की व्यवस्था स्थापित करना है। ठीक है, तो जो सम्राट अशोक है उसने अपने शासन में अहिंसा की नीति अपनाई और युद्ध नहीं हुआ, जिसके कारण बहुत सारे जो सैनिक थे वे बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो ये नीति भी जो है एक बौद्ध धर्म जो ये नीति जो है ये भी जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उसके बाद है दमनकारी नीति। दमनकारी नीति में क्या था कि जो बिंदुसार था उसके समय में बहुत सारे जो अमात्य थे उन्होंने गहरी प्रतिक्रिया जताई और उन्होंने जो है बिंदुसार के समय में विद्रोह किया। ठीक है, इसके बाद है रोमिला थापर। जो प्रोफेसर रोमिला थापर है उन्होंने अति केंद्रीकृत शासन को ही जो है मौर्य सम्राट का जो है कारण बताया। उनके अकॉर्डिंग क्या था कि उनके अकॉर्डिंग जो है प्रोफेसर रोमिला थापर ने जो है अति केंद्रीकृत शासन को जो है मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बताया। उनका मानना था कि उस समय में जो है अशिक्षित यानी कि जो सैनिक होते थे अप्रशिक्षित थे, ठीक है, उनको फुल ट्रेनिंग नहीं किया जाता था। इसके पश्चात जो है सिविल सेवा का भी अभाव था। ठीक है, इसके बाद है डीडी कौशाम्बी। डीडी कौशाम्बी का मानना है कि जो वित्तीय संकट था ये जो है इस समय मौर्य साम्राज्य का विघटन का कारण था कि उस समय में जो है कर जो है करों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की गई थी, जिसके कारण जो है बहुत अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई, जिसके कारण जो है वित्तीय संकट पैदा हो गया। ठीक है, उसके बाद निहार रंजन राय का मानना है कि जो विदेशी विचार है, पुष्यमित्र शुंग जैसे जो शासक हैं, इन्होंने जो है विदेशी विचारों को अपनाया, जिसके कारण जो है मतलब अपने भारत की जो संस्कृति है धीरे धीरे मतलब पीछे हो गई। इसीलिए विदेशी विचारों को अपनाना जो है मौर्य साम्राज्य के विघटन का कारण बना। इसके अलावा दो और रीजन भी बताए जाते हैं, जैसे कि उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ ध्यान ना देना। ठीक है, कि जो उत्तर पश्चिमी सीमा है उसकी तरफ जो है सम्राट ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो सम्राट अशोक है वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसने उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, जिससे जो है शक, ठीक है, और कुषाण और जो हिंद यवन शासक है उन्होंने आक्रमण कर दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य का विघटन हो गया। इसके पश्चात योग्य उत्तराधिकारी का अभाव की जो सम्राट अशोक है इसके पश्चात जो है कोई भी योग्य उत्तराधिकारी नहीं था जिसके जो कि मौर्य साम्राज्य को मतलब काफी दूर तक या काफी देर तक इस मौर्य साम्राज्य की बागडोर को संभाल सकता था। इसीलिए अशोक के पश्चात कमजोर शासक ही हुए,
ठीक है, तो जो ज्यादा देर तक जो है मौर्य साम्राज्य को नहीं चला सके और यही रीजन थे मौर्य साम्राज्य के पतन के। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई भी नई वीडियो डालती हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।